दोस्तों क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। 7 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। आज चैप्टर 8 पर बात करेंगे। चैप्टर 8 टाइटल है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वार, यानी एक ऐसे राजा, एक ऐसे शासक के विषय में पढ़ेंगे जिन्होंने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ये देखिए, अशोका वाला जो टॉपिक है जो कि मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन फिक्स हैं। एडिक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लें जिसमें हिस्ट्री आती हो, वहाँ पे अशोकन एडिक्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही बड़े किंगडम की बात करेंगे जो कि एक एम्पायर कहलाता है, उसके विषय में समझेंगे। तो देखिए, अभी सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा अशोक के सारनाथ पिलर है उसके विषय में बताया गया है। द लायन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी जो लायंस हम लोग देखते हैं अपने नोट्स में, कॉइन्स में, उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। यह स्टोन्स में कार्व्ड किए गए थे और एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर रखे गए थे सारनाथ में। तो ये बात है, ये हम सबको पता है। और अशोकन पिलर जैसे कि भी चर्चा में भी आया था, अशोकन जो हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का, नेशनल एम्बलम, वो काफ़ी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपको पता होगा, ये आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो न्यू पार्लियामेंट भवन बना वहाँ पे लायन को रोरिंग दिखा दिया गया। तो इस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि जो अशोकन का ओरिजिनल एडिक्ट है, जो ओरिजिनल पिलर है यहाँ पे लायन कैपिटल, इस लायन कैपिटल में रोरिंग लायन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन ओरिजिनल वाले में है। तो इस तरह की बातें थी। अब पता नहीं इसमें ये कितनी सच्चाई और ये कितनी बेसलेस बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है कि ये जो हमें जानवर दिखाई दे रहे हैं, एक घोड़ा है और जो 4 जानवर है टोटल, इनमें से कौन कौन से जानवर नहीं थे या थे, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। वो सारे हम लोग कवर करेंगे। और ये किस चीज़ का बना हुआ है लायन कैपिटल, इसे भी समझेंगे। तो देखिए, अशोका के बारे में पहले समझते हैं। जो अशोक राजा था मौर्य वंश का, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था मौर्य वंश का। और इसके बारे हम लोग ज़्यादा इसलिए समझते हैं, ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि जो अपने इंस्ट्रक्शन है, जो अपने विचार है, इसने इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब करवाए हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ही हार्ड मटेरियल स्टोन्स में लिखे गए हैं और पिलर्स में लिखे गए हैं। यही रीज़न है कि ये आज तक 2500-3 हज़ार साल होने के बावजूद भी सर्वाइव कर चुके हैं। तो अशोक जिसकी बात कर रहे हैं, जिस राजा अशोक की, वो उसके एम्पायर को फाउंड किया था उनके ग्रैंडफादर दादाजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बेटे कौन आए? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरी पीढ़ी है मौर्य वंश की जिसका नाम अशोक है और ये बहुत ही महान राजा कैसे बना, इन बातों को भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसमें ये मतलब हिस्ट्री को स्किप किया गया है यहाँ पे, क्योंकि मौर्य वंश से पहले नंद वंश आया जिसके विषय में यहाँ पे लिखा नहीं गया। नंद वंश भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों को हम लोग अलग से कवर करेंगे। फिलहाल ब्रीफ में समझ लीजिए, नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, धन लोलुप व्यक्ति होने के कारण उसका नाम धनानंद था। मतलब वो हर टाइम उसे पैसे की ही चिंता रहती थी। तो उसके अंतिम राजा को किसने हराया? आपको पता होगा, उसने मजाक उड़ा दिया चाणक्य का। और इसके बाद में ये कहानियां हम लोग सुनते हैं बहुत ही माध्यमों से। तो जिसकी रचना चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, वो मंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर एक्सीड करते हैं और मगध साम्राज्य पर राज करते हैं। और जैसा कि हमने बात की ऑलरेडी कि बहुत सारे जो चाणक्य के आइडियाज़ है वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। हाँ, तो 1-2 बातें मैं आपको बता दूं अर्थशास्त्र से सबसे जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बुक है वो डील करती है स्टेट क्राफ्ट से। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है राज्य निर्माण, या आप कह लें शासन प्रणाली, किस तरह से शासन चलना चाहिए राजा के द्वारा, इन चीज़ों पर डील करता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे मुद्दे जैसे मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिविल सर्विसेज में भी ये पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किन किन चीज़ों पर डील करता है। उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। सो देखिए, इस तरह से आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र के ऊपर। अभी NDA 1 2022 में भी पूछा गया कि अर्थशास्त्र जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक क्लासिकल वर्क है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो इकोनॉमी आपको टिक नहीं करना है। आप कहीं सोचे कि अर्थशास्त्र का मतलब तो इकोनॉमिक्स होता है, तो मैं भी अर्थशास्त्र से ये डील करता हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से डील करता हूँ। इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं, अर्थ का मतलब अगर आप देखें तो धन होता है, और शास्त्र का मतलब होता है ऑफ कोर्स, शास्त्र का मतलब ज्ञान विद्या। तो ये लेकिन स्टेट क्राफ्ट से डील करता है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है कि राजा को किस तरह के नियम कानून से चलना चाहिए, वो उन चीज़ों पर ये बात करता है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट होगा। BPSC में भी पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। स्टेट क्राफ्ट के प्रैक्टिस से ये डील करता है।
ये देखिए सिविल सर्विसेज का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है 1996 का। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा एंशिएंट इंडिया का ये टेक्स्ट अलाउ करता है डाइवर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, यानी उस हस्बैंड को डाइवोर्स के लिए अलाउ करता है जिसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया है। ऑप्शन है कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार या अर्थशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर भी अर्थशास्त्र है। अब देखिए ये चीज़ें तो आपको डायरेक्टली किसी भी बुक में मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा अर्थशास्त्र को किन किन चीज़ों से ये डील करता है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज ये काफ़ी टफ नेचर के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह का एक टफ क्वेश्चन पूछा गया जम्मू कश्मीर में अर्थशास्त्र के ऊपर, तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आने ही है। अभी जो CDS 2 2022 का क्वेश्चन हुआ उसके इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस किंग ने रिलीफ मेजर को किया। 118 नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ फेमाइंस, यानी जो फेमाइंस आते हैं उसे डील करने के लिए, उसे निपटारा करने के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, यानी काम के बदले भोजन। ये किन्होंने सबसे पहले कहा, तो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में कहा है। मैंने आपको इमेज भी दिखाई है जब मैंने वीडियो लेक्चर बनाई है CDS के, जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए उस टाइम पे सोर्स भी दिखाया है। तो ये चीज़ें देखिए याद रखना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, या और भी जो इंस्क्रिप्शन है वो डील करते हैं फेमाइंस पर, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और ऑप्शन भी अगर आप देखें तो काफ़ी अलग हैं, जैसे प्रभाकर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ये तो साइंटिफिक वर्क से मेजरली एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे कौटिल्य ही ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर डील करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये स्टेट क्राफ्ट के मुद्दे हैं ना। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर एक ही टॉपिक पे पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाना ज़रूरी होता है, तब महत्व समझ आती है। तो ये लायन कैपिटल पर हमने बात की, अब आगे देखते हैं। देयर वर सिविल सिटीज़ इन द एम्पायर, तो ये हम लोग अभी मैप में देखेंगे बहुत सारे सिटीज़ को मौर्यन एम्पायर के द्वारा कवर किया गया था, जैसे पाटलिपुत्र हो गए, तक्षशिला और उज्जैन भी हो गई। तक्षशिला जो है अगर आप मैप में देखें तो तक्षशिला को ये देखिए यहाँ पे है ये, और ये एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट को लेकर के, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए यही मार्ग का प्रयोग किया जाता था। उज्जैन जो है नॉर्थ साउथ इंडिया के बीच में लाई करता है, तो इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था, एक इंपॉर्टेंट जगह थी। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर, और भी बहुत सारे जगह थे, जैसे अगर आप देखें तो सेंट्रल इंडिया के सम जगहों पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे जहाँ पे पीपल गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। डिफरेंट पार्ट में ऑफकोर्स डिफरेंट भाषाएं, डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाएंगे, जिस तरह से आज भी होता है जिस तरह से आज भी होता है। वो नहीं कहते कोस कोस में बदले पानी, सवा कोस में बदले वाणी, तो वही बात है कि बहुत सारे अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोलियां भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस कही जाएंगी। अब देखिए किंगडम और एम्पायर के बीच क्या अंतर है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए किंगडम के अंदर क्या होता है, किंगडम मेनली आप कह लें ये बड़ा एरिया कहलाएगा और ये छोटा एरिया। जैसे एम्पायर जो होता है, जो शासक होता है, उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी किंग्स के मुकाबले, क्योंकि एम्पायर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है किंगडम के मुकाबले। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत लोगों को लगता है कि किंग और एम्पायर एक ही बात है, लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो जो शासक होता है उसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एम्पायर होते हैं वो ज़्यादा बड़े एरिया में होते हैं किंगडम के मुकाबले। किंगडम छोटा भी हो सकता है, लेकिन एम्पायर जो है वो हमेशा बड़े वाले जो किंगडम है वही एम्पायर कहलाएंगे। सो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी जो ज़्यादा टैक्सेस को कलेक्ट करें ताकि राजपाट चलाया जा सके। अब देखिए एम्पायर को किस तरह से रूल किया जाएगा, इस पर काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मंत्री अपॉइंट किए जाते थे उस पर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा मंत्री कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करता था। अब देखिए अगर आप पाटलिपुत्र के एरिया को देखें तो जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, जो कि जैसा कि मैंने बताया मगध हो गए, पाटलिपुत्र हो गए, ये काफ़ी महाजन पद के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो इसलिए जो शासक है, जो एम्पायर है, उसके द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल है उन्हें अपॉइंट किया जाता था फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और भी जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, हर्डर हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, ट्रेडर हो गए, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ऑफिशियल को पनिश भी किया जाता था अगर वो राजा की बात से इनकार करते हैं तो, और या फिर अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो। और बहुत सारे ऑफिशियल्स को यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसर को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर भी होते थे जो ऑफिशियल्स पर नज़र रखते थे, क्योंकि देखिए ऑफिशियल कहीं करप्ट ना हो जाए, इन चीज़ों को लेकर के मैसेंजर भी होते थे, जासूस भी होते थे। अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के जासूस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मेन सेंटर की हमने बात की, विभिन्न जगहों में विभिन्न तरह के सेंटर देखने को मिलते हैं। अगर आप मैप में भी देखें तो यहाँ पे जो रेड डॉटेड में वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, इंस्क्रिप्शन भी जहाँ पे मिले हैं, और इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो ब्लैक डॉटेड में दिखाए गए हैं, जैसे उज्जैन हो गई, पाटलिपुत्रा हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो इन इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बीच में काफ़ी वास्ट एरिया भी होता है इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स के बीच में, जहाँ पे मॉरियंस कोशिश करते हैं कि जो रिवर रोड इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके, और जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे टैक्सेस भी लिए जा सकते हैं। जैसे अगर अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो नॉर्थ वेस्ट एक इंपॉर्टेंट एरिया था, इसी तरह से साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नॉर्थ वेस्ट ब्लैंकेट के लिए। तो इस तरह के विभिन्न जगहों से विभिन्न रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता था एज एन ट्रिब्यूट किंग के द्वारा। इसके अलावा ऑफ कोर्स फॉरेस्ट रीजन भी होंगे, क्योंकि काफ़ी सालों पहले की बात हो रही है, तो विलेज और सिटीज़ के अलावा फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलेंगे। और ये जो फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे भी टैक्सेस, या आप कह लें कि दे वेर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें लेने की उम्मीद राजा के द्वारा की जाएगी। सो मौर्य वंश की हमने बात की। मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर आते हैं, ग्रीक राजदूत आते हैं, जिनका नाम होता है मेगास्थनीज। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इसे भेजा किसने था ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक राजा था, इसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब मेगास्थनीज यहाँ पे आया तो वो तो चुपचाप रहेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है वो देखिए। द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड, यानी जब राजा ऑफ कोर्स जब पब्लिक अपीयर करेगा तो फिर सूट बूट इसके साथ तैयार होकर के राजा रॉयल प्रोसीडिंग्स में भाग लेंगे। ही इज़ कैरीड इन अ गोल्डन प्लैंक्विन, बहुत सारी चीज़ें जैसे जो सोने की प्लैंक्विन्स बनाई जाएंगी, एलिफेंट में राइड करेंगे, सोने चांदियों से डेकोरेट किया जाएगा। बहुत सारे गार्ड जो है वो ट्रीज़ वगैरह को लेकर के चलेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो गार्ड्स क्या वैसे ट्री को कैरी करेंगे जिनमें पंछी रहते हैं? क्या ये लिटरली पॉसिबल है ऐसे पेड़ को लेकर के जाना? मतलब इसका गार्ड कहे कि चलो भाई पेड़ ही उखाड़ लेते हैं, इस पेड़ को हम लोग कंधे में रखते हैं और यहाँ पे जो पंछियों का घोंसला है ये भी साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ये आपको हमेशा ही मिलेगा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। जैसा कि आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं, जो बॉडीगार्ड लेकर के राजा लोग चलते थे, उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो उसके खाने से पहले उसके फूड को टेस्ट करते थे ताकि राजा को कुछ हो ना जाए। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, 2 रात से ज़्यादा एक ही बेडरूम में नहीं सोते। बहुत सारी बातें लिखी है मेगास्थनीज ने, तो वो सब हमारे काम की नहीं है। 1-2 बातें काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप देखें तो पाटलिपुत्रा के बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल शहर है, काफ़ी सारे मैसिव वॉल्स के द्वारा घिरा हुआ है, काफ़ी सारे टावर और गेट्स देखने को मिलते हैं। हाउस 2 या 3 मंजिला होता है, और जो हाउस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड और मड ब्रिक्स के बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, यानी कि जो राजा का महल है वो भी वुड से बना हुआ है और स्टोन कार्विंग से भी डेकोरेट किया गया है। बहुत सारे गार्डन्स भी हैं अगल बगल में, और पंछियों के रखने की भी व्यवस्था है। तो अशोक के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक अशोक यूनिक राजा क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो राजा है यहाँ पे बात करते हैं रक्तपात की, लेकिन अशोक के साथ एक ऐसी घटना होती है कि उन्होंने सदा के लिए युद्ध की नीति को त्याग देते हैं और अशोक द ग्रेट बनते हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कलिंग के वॉर के बाद। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे फेमस मॉडर्न रूलर ऑफ कोर्स अशोका है, और ये फर्स्ट रूलर है जो कि अपने लोगों को, अपने प्रजा को जो संदेश है वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुँचाते हैं। ये इंस्क्रिप्शन किस भाषाओं में होती हैं? तो विभिन्न प्रकार के भाषाओं और विभिन्न प्रकार के स्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। जैसे भी हम लोग देखेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत भाषाओं में, ये ज़्यादातर है, लेकिन और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। ज़्यादातर जगहों में प्राकृत में देखने को मिलती है। तो अगर आपको याद हो तो प्राकृत, जैसे मैंने बताया था, आम जनमानस की भाषा थी। तो अशोक को भी ये पता था कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसे आम जनता भी आसानी से समझे कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। कलिंग वॉर का देखते हैं। तो देखिए, कलिंग जो है वो ओडिशा के एक कोस्टल जगह में कलिंग थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लोकेशन कौन सा है। तो ओडिशा का राज्य था। और अशोका फोर्ट अ वॉर, तो कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने यहाँ पे युद्ध लड़ा, लेकिन वो जब बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुई, बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड हुई, तो इसके बाद अशोक ने सोचा कि अब कभी युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस भारी रक्तपात को देख करके अशोक ने अपनी नीति को, युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और इतिहास में अगर आप देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। यानी युद्ध जीतने के बाद भी उसने उस एरिया को छोड़ दिया, उस एरिया पर जो वहाँ के लोकल रूलर थे वहीं पे रहा गया। और ये जो ओनली किंग है इतिहास का, पूरी दुनिया का, जिसने कन्क्वेस्ट को, वॉर विन करने के बाद भी कन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन से ही समझते हैं कि कलिंग वॉर में क्या हुआ था। अगर आप अशोक के इंस्क्रिप्शन की माने तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा बनने के 8 सालों के पश्चात ये युद्ध होता है और कलिंग पर ये विजय प्राप्त करते हैं। 1 लाख और अबाउट 1.5 लाख पीपल, यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को कैप्चर किया गया, जिसमें से
एंड मोर देन अ लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, यानी लगभग 1 लाख लोगों को मारा गया। देखिए कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा एग्जेग्रेशन है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ विद्वानों का इस पर ये क्लेम है, क्योंकि उस टाइम की आबादी के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, परंतु हम इस पर नहीं जाएंगे, ना ही हमसे कोई प्रश्न पूछेगा। अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है। इसके बाद ये देखिए, ये खुद कहते हैं कि दिस फील्ड मी विथ सोरो, इसके बाद मैं काफ़ी शोक में चला जाता हूँ। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कनकर्ड लैक्स ऑफ पीपल डाई, यानी जब भी किसी एक इंडिपेंडेंट लैंड को कनकर किया जाता है, जीता जाता है, तो काफ़ी लाखों लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है। ब्राह्मण और मोंक्स भी यहाँ पे ऑल्सो डाई। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव एंड सर्वेंट डाई, यानी यहाँ पे जो एक दूसरे के लवेड वंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी मारे जाते हैं, जो कि इन चीज़ों को देख करके ये काफ़ी ज़्यादा शोकाकुल हो चुके हैं। और इनका भी ये मानना है कि अब जो है धम्मा को ऑब्जर्व किया जाएगा। देखिए धर्म को ही प्राकृत भाषा में धम्म कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आम जनमानस है, तो डायलेक्ट में थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे वो होता है ना तत्सम तद्भव, तो तद्भव जो है वो आम भाषा होती है जो चेंज कर दी जाती है। जैसे अगर आप देखें तो वही कहलाती है। उस तरह की कुछ भाषा को आप कह सकते हैं प्राकृत भाषा, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे क्योंकि आम लोगों के द्वारा बोले जाते थे, तो इस वजह से धर्म को धम्म कह दिया जाएगा। तो अशोक का फिर ये कहना था कि मेरा मानना है कि लोगों को धर्म के द्वारा जीतना काफ़ी बेहतर है फोर्स के द्वारा जीतने की बजाय, इसलिए यहाँ पे धम्म की बात की गई। और इस मैसेज को फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो यहाँ पे बेटे हैं और जो ग्रैंड सन है वो भी देखें कि युद्ध में कभी भी फोर्सफुली यूज़ नहीं करना, बल्कि धम्म का प्रयोग करना है। और धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर यहाँ पे बात की जानी चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। और तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं धम्म जो है वो प्राकृत वर्ड है, संस्कृत के वर्ड धर्म का। अब अशोक का धम्म है क्या एक्चुअली? क्या ये कोई धर्म है? किसी पर्टिकुलर धर्म की बात की जा रही है यहाँ पे? नहीं। देखिए अशोक का जो धम्म है वो मैं यहाँ पे हमेशा आपको समझाता हूँ कि जो अशोक का धम्म है वो किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड ना होकर के, बल्कि ना ही ये कोई वर्शिप ऑफ गॉड है और ना ही कोई सेक्रीफाइस का परफॉर्मेंस है, बल्कि धम्म का मतलब क्या होता है? एक ड्यूटी होती है, एक ड्यूटी होती है अपने सब्जेक्ट को लेकर के। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जनता। तो यहाँ पे जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है किस तरह से चीज़ें चलनी चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से धर्म को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसी तरह से एक राजा की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी जनता को, अपने सब्जेक्ट को इन बातों को सिखाए कि किस तरह से धर्म को ऑब्जर्व करना चाहिए। और गौतम बुद्ध के टीचिंग से ऑफकोर्स ये इंस्पायर्ड है। उस टाइम के सोसाइटी पर देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे जो अशोक को इस रास्ते में आए, धर्म के प्रचार के आड़े आए। जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते थे, स्लेव और सर्वेंट्स को बुरे बर्ताव किए जाते थे। इन चीज़ों के खिलाफ था अशोक का धर्म ऑफ कोर्स। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही प्रयास किया गया अशोक के द्वारा। अगर आप देखें तो धम्म महामत्ता को भी अपॉइंट किया गया। महामत्ता अगेन वही महामंत्री वाली बात होगी। तो धम्म महामंता को अपॉइंट किया गया ताकि वो धम्म को टीचिंग्स को लेकर के काफ़ी सीरियस हो, और अगर किसी मंत्री को ये कार्य सौंप दिया जाएगा तो ये काम आसान होगा। ये जगह जगह जाकर अशोक के धम्म प्रचार को, जो कि डील करता है इक्विलिटी पर, ब्रदरहुड पर, इन चीज़ों के प्रचार प्रसार की बात की गई, रादर देन फोर्सफुली किसी भी एरिया को एक्वायर करने की। इसके अलावा अशोक ने अपने जो मैसेजेस है उसे रॉक और पिलर में भी इंस्ट्रक्ट करवाया, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सोसाइटी के हित में ये मैसेजेस थे। और ये जो मैसेंजर है धम्म को लेकर के दूसरे एरिया में भी, जैसे अगर आप देखें तो सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन जगहों में भी फैलाने का प्रयास किया गया। अशोक ने स्वयं अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को दूसरे देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अशोक का क्या मैसेज है अपनी जनता को, वो देखिए। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। यानी लोग बहुत तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जब कोई बीमार पड़ता है तो, या जब किसी चिल्ड्रन की शादी होती है, किसी बच्चे का विवाह होता है, या जब चिल्ड्रन जन्म लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। तो अशोक का यह कहना होता है कि ये रिचुअल्स यूज़फुल नहीं है। इन चीज़ों के बजाय, इन फ्रूटलेस चीज़ों की बजाय अगर दूसरी चीज़ें ऑब्जर्व की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे लोगों के साथ जेंटल रहना, स्लेव और सर्वेंट्स के साथ, एल्डर्स का सम्मान करना, सारी क्रिएचर्स को कंपेशन के साथ, सद्भावना के साथ बर्ताव करना, ब्राह्मण और मोंक्स को गिफ्ट प्रदान करना। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही गलत है अपनी धर्म की बड़ाई करना या फिर दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करना। अगर आप देखें तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो दूसरे धर्म का सम्मान करे। इस तरह की बातें अशोक अपने जनता के लिए अपने मैसेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही सब रीजन से आप समझ सकते हैं अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है। इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। यानी अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है दूसरे धर्म के उपहास पर, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करके, तो वो खुद का ज़्यादा नुकसान कर रहा है दूसरे की धर्म की बजाय। इतना बड़ा संदेश अगर आप देखें तो 2500 साल पहले अशोक के द्वारा दिया गया। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो दूसरे धर्मों के आइडियाज को भी समझे और उसका सम्मान करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है अशोक के एडिक्ट्स के बारे में कि जो अशोक के एडिक्ट्स है, जो अशोक के इंस्ट्रक्शन है, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। यानी इतने सालों पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए अशोक के द्वारा, वो आज भी हमें बताते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अशोक के मैसेजेस से। आपको ये बताना है, आपको ये भी विचार करना है कि अशोक के जो मैसेजेस है वो आप कितना आज की सोसाइटी में रेलेवेंट पाते हैं। तो अगर आप देखें तो एक भी बात यहाँ पे इररेलेवेंट नहीं है, सभी बातें यहाँ पे अशोक के द्वारा रेलेवेंट हमें प्रतीत होती हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये सिविल सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। यानी किस शासक ने अपने सब्जेक्ट को, अपने जनता को एडवाइस किया अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू। क्या एडवाइस किया, हुसो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन ऑफ हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रादर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। यानी जो व्यक्ति अपने रिलीजियस सेक्ट की बड़ाई करता है, अपने सेक्ट के एक्सेसिव डिवोशन को लेकर के, और दूसरे सेक्ट को ब्लेम करता है इस व्यू को लेकर के कि अपने सेक्ट को ग्लोरीफाई किया जाए, वो खुद के ही सेक्ट को यहाँ पे इंजर पहुंचा रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स अशोक का है। हमने देखा कि अशोक ने किस तरह से वार्न किया अपने सब्जेक्ट को कि कभी भी अपने धर्म की एक्सेसिव बड़ाई नहीं करनी चाहिए और दूसरे धर्म का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ये चीज़ आपके खुद के धर्म को नुकसान करेगी। तो जो लोग कहते हैं कि यार अब सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन नहीं आते एनसीईआरटी से, उनके वो डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम लाइन अगर आप यहाँ पे पढ़ें, हुसोएवर प्रेजेस हिज ओन रिलीजन, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए, इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज ऑन वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ वन प्रेजेज ऑन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस हैं वो भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर लाइन को आप देखें तो किसी भी अदर बुक के द्वारा डायरेक्टली नहीं कवर किया गया। हालांकि अगर आप अशोकन एडिक्ट्स को समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली आप मार्क कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन अगेन वही बात होती है ना कि एग्जाम के अंदर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, जो आप एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ के जाते हैं उन्हें मार्क करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन उस टाइम पे रीजनिंग और थिंकिंग अप्लाई करने की बजाय, क्योंकि डर होता है हमेशा ही कहीं ना कहीं कि उत्तर कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन जब आप 100% इन चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं, तो ये चीज़ें एग्जाम में काम करती हैं। अब देखिए, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से, तो यही चीज़ मैं कहता हूँ। अब हर एक चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे, उस टाइम में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे सवाल यहाँ पे मैं सिविल सर्विसेज में भी इवन डायरेक्टली दिखा दूंगा 6th और 7th की एनसीईआरटी से। 7th क्लास की एनसीईआरटी के बॉक्सेस से तो कुछ ऐसे सवाल बने हैं जो और किसी बुक में नहीं कवर किए गए, सिर्फ उसी बुक के अंदर है, और सिविल सर्विसेज में उनसे सवाल पूछे गए हैं। सो ये जो डॉटेड लाइन है, इसमें एल्सवेयर की बात की जाती है कि उस टाइम पे दुनिया के बाकी जगहों में क्या हो रहा था। अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में लगभग 2400 साल पहले ग्रेट वॉल बनना स्टार्ट हो गया था। ग्रेट वॉल जो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा फेमस है। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल्स। इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है पेस्टोरल पीपल से नॉर्दर्न फ्रंटियर को चाइना के। और इसके अलावा अगर आप देखें, एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 साल बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केफ्ट शिफ्टिंग, क्योंकि जो एम्पायर है उसके फ्रंटियर को, उसके जो बाउंड्री को उसे शिफ्ट किया जाता था, इस वजह से ये काफ़ी लंबा बन गया है। लगभग यहाँ पे आप देखें तो 6400 किलोमीटर लंबा है। एंड ये किसका बनाया गया, तो स्टोन और ब्रिक का बनाया गया है विथ अ रोड अलोंग द टॉप। तो काफ़ी लंबी दीवार है। ऑफ कोर्स सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, देयर आर वॉच टावर ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर। तो इसके पीछे का तो ये देखिए, ये चीज़ें इसलिए दी जाती है क्योंकि आप समझें जिस तरह से यहाँ पे अशोक किंग कितने ज़्यादा डेवलप कर रहे थे सोसाइटी पर, किन चीज़ों पर बात कर रहे थे उस टाइम पे, बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, इसलिए ये चीज़ें दी जाती हैं।
सो यहाँ पे लगभग 24 मिनट्स हो चुके हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करना सही नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं रादर देन नेक्स्ट चैप्टर पर जाने की बजाय अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर। सो अशोकन एडिक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए अशोकन एडिक्ट्स पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो का टाइटल ही यही था कि अशोक के अभिलेखों को डिटेल में समझ लीजिए। हर साल सवाल आते हैं, अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आपने वो ज़रूर देखा होगा। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर साल हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं सवाल। फिर भी आइए ब्रीफ में कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एडिक्ट बात करता है कि एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना चाहिए। ऑफकोर्स अशोक का सबसे प्रमुख ध्यान अहिंसा पर ही था, और उस टाइम पे जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारी सेक्रीफाइजल चीज़ें चल रही थी, तो इसे बंद कराने का पहला मुहिम अशोक के द्वारा चलाया गया अपने एडिक्ट्स में। सेकेंड एडिक्ट में अगर आप देखें तो ह्यूमन एनिमल हर किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात की जाती है। और थर्ड एडिक्ट में देखिए प्रादेशिका राजयुग जो विभिन्न ऑफिसर को जो अपॉइंट किया जाता था अशोक के द्वारा कि धर्म के प्रचार प्रसार में चीज़ें चलाई जा सके। फोर्थ एडिक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, भेरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब क्या है? वॉर ड्रम, जो युद्ध के टाइम पे जो बजाया जाता है ना, जैसे महाभारत के युद्ध के टाइम पे कृष्ण जी ने पांचजन्य बजाया, वैसे ही भेरी घोष भी बजाया जाता है युद्ध के टाइम पे। तो इसे रिप्लेस कर दिया गया धम्म घोष के द्वारा। एंड किंग अशोका अटैच्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू टू दिस ड्यूटी, यानी अब युद्ध जो है वो धम्म घोष के आधार पर लड़ा जाएगा। कहने का अर्थ यह है कहीं पे भी आप कह ले वायलेंस नहीं देखने को मिलेगा। फिफ्थ एडिक्ट में अगर आप देखें तो धम्म महामत्ता की अपॉइंटमेंट की जाती है। और सिक्स्थ एडिक्ट में मंत्री परिषद और ऑफिसर की बात की गई है, जैसे रिपोर्टर्स भी होते थे जिसे प्रतिवेदक कहते थे, इस तरह के ऑफिसर्स के बात की गई है। सेवेंथ एडिक्ट देखिए रिलीजियस टॉलरेंस की अगेन बात की गई है कि हर तरह के सेक्ट में रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। एट्थ एडिक्ट में आप देख सकते हैं रॉयल प्लीजर टूर की बात की गई है कि विहार यात्रा जो राजा करते थे एक जगह से दूसरे जगह प्लेजर के लिए जाते थे टूर्स पे, उसे अब धम्म यात्रा से रिप्लेस करना चाहिए। और अशोक स्वयं बोध गया गए थे धम्म यात्रा के रूप में ताकि धम्म के प्रचार प्रसार पर बात की जा सके। नाइन्थ एडिक्ट में वही सेरेमनीज वगैरह जो यूजलेस सेरेमनीज होती हैं उसके क्रिटिसिज्म की बात की गई है, तो कहा गया था कि धम्म और मोरल कंडक्ट को, बड़ों का सम्मान करिए, इस तरह की चीज़ों की बात की गई। टेंथ एडिक्ट में क्या कहा जा रहा है कि किंग कभी भी फेम और ग्लोरी को डिजायर नहीं करते। 11th एडिक्ट में देखिए अनाउंसेस दैट द गिफ्ट ऑफ द धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट, यानी जो धम्म का गिफ्ट है वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है। धम्म में हमें पता है धम्म के अंदर क्या क्या बातें शामिल है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, गुड बिहेवियर रखना स्लेव्स के द्वारा। और 12th एडिक्ट में क्या बात की गई है? इतिहास महामत्ता, यानी अगेन ये वुमेन वेलफेयर की बात है। अगर आपको याद हो तो ये सवाल अभी पूछा गया NDA 2 2022 के अंदर। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इथिजिक महामत्ता है वो वुमेन वेलफेयर के महामत्ता है, ठीक है। और धर्म महामत्ता तो हमें पता ही है, धर्म से संबंधित महामत्ता है और अपील करती है कि हर सेक्स के बीच टॉलरेंस होना चाहिए, और केवल हर सेक्स के बीच ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के धर्म का भी ऑनर मिलना चाहिए। सो देखिए यही वो सवाल है, कितना डिफिकल्ट लग रहा है तो, लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ जो धम्म महामत्ता है वो धर्मा के स्पिरिट से संबंधित है, सो सी को हम 2 के साथ मैच करेंगे। और इथिजक महामत्ता हमें अभी हमने देखा कि वुमेन वेलफेयर से पे बात करता है, तो बी जाएगा 1 के साथ, यानी बी 1 है और सी 2। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 और 2 तो 2 ऑप्शन ही बस एलिमिनेट हुए, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, बाकी के दोनों देख लेते हैं। क्या जो अंत महामत्ता है वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, या फिर और कौन सा बच गया? इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरिया से। तो अगर आप इसे ऐसे सोचें नगल व्यूहालक, यानी ये नगर से संबंधित लगता है, तो ये जाएगा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और जो अंत महामत्ता ये बाउंड्री के अंत की बात होगी तो बाउंड्री फ्रंटियर के साथ जाएगा ये, यानी 4 फिर 1, 4 के बाद 1, एक ही ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है 4 के बाद 1, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कुछ आइडिया लग सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी, अगर आप अच्छे से वर्ड्स को लॉजिकली समझ के चलते हैं तो। 13th रॉक एडिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कलिंग वॉर की बात की गई है, तो यही आपसे पूछा जाएगा जब भी रॉक एडिक्ट्स की बात आती है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सा जो रॉक एडिक्ट है वो बात करता है कलिंग के युद्ध पर। तो 13th रॉक एडिक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और 261 BC में लड़ा गया, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वाकई ये बातें सही है या नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें होती है तो उतनी ज़्यादा संदिग्धता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अशोक के जो अभिलेख है वहाँ पर पता चलता है कि हाँ अशोक ने वाकई में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और ये बात 13th रॉक एडिक्ट से स्पष्ट होती है। भेरी घोष और धम्म घोष पर तो हमने बात कर ही ली। 14th रॉक एडिक्ट बताता है कि ये रॉक एडिक्ट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और इलाहाबाद का रॉक एडिक्ट अगर आप देखें तो वॉर्न्स करता है मेंबर को संघ के खिलाफ कि रिवीजन और रैंकिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी को ब्रेक करती हैं।
इसमें से कुछ जो अदर रॉक एडिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रुमिनदेई वाला, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। तो जब गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस को विजिट करते हैं अशोका, तो उस टाइम पे ये टैक्स कंसेशन देते हैं गाँव को, तो ये रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है अशोका के द्वारा कि जो अब उन्हें बाली जो टैक्स है जो कि वॉलंटरी दिया जाता था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाली जो टैक्स है वो स्वेच्छापूर्वक दिया जाता था जनता को, राजा को जनता के द्वारा। और जो बाली जो भाग जो टैक्स था, भाग भी एक टैक्स था, आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया था भाग का मतलब था पार्ट, तो 1/6 पार्ट जो लिया जाता था, इसे भी यहाँ पे केवल 1/8 यानी 1/6 लिया जाता था, लेकिन अब केवल 1/8 लिया जाएगा। ठीक है, 1/6 की बजाय अब 1/8 लिया जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अब ज़्यादा लिया जा रहा है। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3% और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी परसेंटेज को घटा दिया गया टैक्स का। और सन्नती इंस्क्रिप्शन में देखिए सारे कलिंग एडिक्ट्स का पर भी बात की गई है। और कलिंग का जो 2 एडिक्ट है धौली और जादूगोड़ा का, जहाँ पे बताया गया अशोका के द्वारा ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं। सोहागोड़ा देखिए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो जो फेमाइन पर मेजर लिए गए, जब फेमाइन आई तो उस टाइम पे कौन कौन से मेजर लिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ पे देखिए अशोकन एडिक्ट ये नहीं है, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन है और सोहागोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि मगध में फेमाइन के टाइम पे रिलीफ मेजर से डील करता है। अच्छा, माइनर रॉक एडिक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट 1 है, अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है, ये बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुए थे, बल्कि 2.5 सालों में पावर के आने के बाद ग्रेजुअली कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, तो ये खुद बताता है अशोक का स्वयं, क्योंकि बहुत सारी इस पर बातें हैं। कहा जाता है एक मंत्री के द्वारा उन्हें कन्वर्ट किया गया, कुछ कहा जाता है कि वो किसी के संपर्क में आने से कन्वर्ट हुए, कुछ कहते हैं कि वो खुद ही इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आए। तो ये बातें अशोकन एडिक्ट्स ही खुद क्लेरिफाई करती हैं कि 2.5 सालों में पावर के आने के बाद ग्रेजुअली ये चीज़ देखने को मिली, ग्रेजुअली वो बौद्ध धर्म की ओर, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद देखिए नाउ देखिए क्वेश्चन, ये स्टेट पीएससी का पूछा गया, इसी साल पूछा जा रहा है कि कौन सा अशोका रॉक एडिक्ट रिलीजियस सिंथेसिस पर बात करता है। तो अशोकन रॉक एडिक्ट 12, ना कि 13 कलिंगा वॉर पर बात करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये देखिए सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया, तो ये अशोकन रॉक एडिक्ट्स का स्टेट दे दिया गया है। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली लूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर आप मैप से भी इन चीज़ों को समझ करके चल रहे हैं तो काफ़ी आसान है इसे आपके लिए करना। धौला और जादूगोड़ा दोनों ही ओडिशा में है, और कालसी अगर आप देखें और येरागुड्डी, 4 नाम दिए गए हैं। तो कालसी सबसे नॉर्दर्न में है उत्तराखंड में, और जादूगोड़ा की हमने बात की उड़ीसा में। बाकी येरागुड्डी और धौली दोनों सही है। ये अगेन बेसिक एनसीईआरटीज़ में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सिविल सर्विसेज में, हालांकि देखिए ये जो सवाल है इसमें पूछे गए थे कितने यहाँ पे सही है, ओनली 1 ओनली 2, इस तरह से कर दिया गया था कि कितने मैचिंग यहाँ पे सही है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट था। अब देखिए ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग सिविल सर्विसेज में भी रॉक एडिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी यही सवाल को देख लीजिए, ये सीडीएस 1 2022 में पूछा गया, इसी साल का है। रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन की हमने बात की कि अशोका का बौद्ध धर्म में क्लियर कट एविडेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जब रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है कि जो वो गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस को विजिट करते हैं तो किस तरह से लोगों के टैक्सेस माफ़ कर दिए जाते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट जो 1 है वो अशोका के फेथ को सडन चेंज में बुद्धिज्म में कन्वर्ट बताता है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि किस तरह से पावर में आने के बाद लगभग 2.5 सालों के बाद वो यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रति चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे सही है। तो सिविल सर्विसेज में कभी कभी काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अशोकन रॉक एडिक्ट्स को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, ये मैंने आपको बहुत बार बताया और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है 1837 में। ये सवाल देखिए सिविल सर्विसेज 1998 का है। असर्सन में पूछा गया है कि अशोका एडिक्ट सोशल हार्मोनी पर बात करते हैं और कहते हैं कि ये रिलीजियस डिवोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न बताया गया है कि रिलीजन के प्रमोशन से ज़्यादा अशोकन एडिक्ट्स बात करते हैं इक्विटी पर, समानता पर। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। हमने देखा किस तरह से रिलीजियस चीज़ों पर इम्फेसिस देने की बजाय जो एल्डर्स का सम्मान करना है और जो सोशल वैल्यूज़ है, जो धर्म की बातें हैं वो कही जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अशोकन के किस एडिक्ट में उसके पर्सनल नाम की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास्की। देवा नाम प्रिय की बात की गई है। तो देखिए अशोकन के एडिक्ट्स में देवा नाम को ही रेफर किया जाता है, बट यहाँ पे पर्सनल नाम देखने को मिलता है मास्की में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, ये देखिए सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ें भी हमें कवर करनी पड़ेंगी जो कि एनसीईआरटीज़ में डिटेल में नहीं कवर्ड है।
सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अगर कोई मिसलेनियस क्वेश्चन इन टॉपिक से छूटा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया हो, उन सारे को लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक में कवर करेंगे। एट द एंड हमारा एम यहाँ पे ये है कि जो भी क्वेश्चंस अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो या एनडीए की या सीडीएस की या सीएपीएफ की या सीआईएसएफ की किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमने देखा भी। और हमारा मकसद, हमारा जो एम है वो ये होगा कि केवल एनसीईआरटीज़ को ना पढ़ाया जाए बल्कि समझा जाए कि वाकई एनसीईआरटी में कौन कौन सी बातें रेलेवेंट है या नहीं। देखिए किसी भी सोर्स को, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग पूछते हैं कि बताइए ये बुक सही रहेगा या वो बुक, तो मैं कहता हूँ किसी भी बुक को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, बल्कि आप ये देखिए कि आप जिस भी बुक को कवर कर रहे हैं उससे सिलेबस क्या कवर हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। अगर ये दो बातें अगर आपके बुक के अंदर हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उस बुक के साथ जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।